नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य शुरू करते हैं। हम वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य को यूपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ेंगे और यहाँ संपूर्ण पाठ्यक्रम को धीरे धीरे कवर करने की कोशिश की जाएगी। आपसे आशा है कि आप इस श्रृंखला में शामिल हों और अपना सहयोग दें। अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आए तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। चलो हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य को। देखो, हम यहाँ पढ़ने क्या जा रहे हैं, हिंदी साहित्य, वो भी यूपीएससी के वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हिंदी साहित्य, ये जो शब्द है हिंदी साहित्य, इसके अंदर दो शब्द हैं, एक तो हिंदी और एक साहित्य। हिंदी का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जान लो, फिर उसके बाद साहित्य का भी मतलब जान लेंगे कि साहित्य क्या होता है। देखो, हिंदी का मतलब होता है, हिंदी एक भाषा है। क्या है? हिंदी भाषा है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि भाषा क्या होती है। तो भाषा क्या होती है? भाषा होती है बोलियों का विकसित रूप, व्याकरणिक रूप या लिखित रूप। कहने का मतलब ये है कि यदि अगर कोई बोली है वो अपने विकसित रूप में आ जाए, विकसित रूप का मतलब ये है कि वो मानक रूप निर्धारित कर ले अपना, उसका लिखित रूप बन जाए, कोई उसका कोई व्याकरण बन जाए, तो वो बोली भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बोली का लिखित रूप या व्याकरणिक रूप क्या है? भाषा। ये तो है। जब बोली का लिखित या व्याकरणिक रूप क्या है? भाषा है। तो उस लिखित रूप के लिए हमारे को क्या चाहिए भाई? हमने ये कह दिया कि भाषा क्या है? बोली का लिखित रूप है। तो लिखित रूप के लिए हमारे को चाहिए लिपि, और जिस लिपि के अंदर हिंदी भाषा लिखी जाती है उस लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। इतना बात समझ में आ गया कि देखो, हिंदी क्या है? एक भाषा है। और भाषा क्या होती है? बोली का विकसित रूप होती है। बोली का विकसित रूप होती है, व्याकरणिक रूप होती है, लिखित रूप होती है। और जब लिखित रूप है तो लिखने के लिए हमारे को क्या चाहिए? लिपि। और लिपि जिस भाषा, हिंदी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है उसको क्या? देवनागरी लिपि कहते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं अब साहित्य के ऊपर आ जाता हूँ कि साहित्य किसे कहते हैं। देखो, यहाँ एक बार तो मैं आपको सिंपल सा मतलब समझाऊंगा कि साहित्य किसे कहते हैं। तो देखो, साहित्य है रचना या फिर रचनाओं का समूह। साहित्य क्या है? रचना या रचनाओं का समूह। और रचना क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के विचारों को, अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम है रचना। लिखित रूप में जब वो अपनी रचना के माध्यम से किसी विचार को या कोई भी अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है तो वो रचना कहलाती है। तो रचना के कई रूप हो सकते हैं प्रकट करने के। कौन कौन से रूप हो सकते हैं देख लो। एक तो गद्य है, एक पद्य है और एक मिश्रित है। तो ये गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है? मिश्रित को चंपू भी बोल देते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे। जब कोई रचनाकार अपनी रचना को ऐसे रूप में प्रकट करे जिसको कि गाया ना जा सके, तो वो क्या कहलाएगी? गद्य रचना कहलाएगी। और जब कोई भी रचनाकार अपनी रचना को ऐसे रूप में प्रकट करे जिसे गाया जा सके, तो वो क्या कहलाएगी? पद्य। और जो गद्य में रचनाएं शामिल हैं वो गद्य साहित्य का हिस्सा हो जाएंगी, और जो पद्य रचनाएं हैं वो पद्य साहित्य का हिस्सा हो जाएंगी। और जो इन दोनों का, गद्य का और पद्य का, वो क्या है? मिश्रित मतलब दोनों का मिश्रण हो गया, तो उसको चंपू भी कह देते हैं। तो यहाँ आपको ये पता चल गया कि गद्य का मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब बता रहा हूँ, बिल्कुल कहीं कंफ्यूज हो ही ना। गद्य का मतलब, आप जब भी किसी रचना को देखो और देख के आपको ये लगे कि यार इस रचना को गाया तो नहीं जा सकता, पढ़ा ही जा सकता है सिर्फ, मतलब ऐसे ही सिंपल पढ़ा जा सकता है, गा नहीं सकते, उसमें तुकांता नहीं है, उसमें लय नहीं है, तो वो क्या है? गद्य रचना होगी। जैसे कोई कहानी होगी, कोई उपन्यास होगा, ये गद्य रचना के उदाहरण है। ठीक है। और गद्य रचना जिसमें है तो उस साहित्य को गद्य साहित्य बोल देंगे। और पद का मतलब है जिस रचना को गाया जा सकता है मतलब जैसे कविता है तो कविता में या तो तुकांता मिलेगी या लय मिलेगा, तो उसको हम गा सकते हैं। तो जिसको गाया जा सकता है उसको पद कहेंगे, तो इसको पद साहित्य कह देंगे। इसके अंदर उदाहरण कैसे हैं? दोहे हो गए, कविता हो गई, ये पद साहित्य के उदाहरण होंगे। और चंपू का मतलब कोई पद तो आ रहा है उसमें गाने लायक, और कोई आ रहा है गद्य का, तो ये क्या हो जाएगा? चंपू हो जाएगा। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो मैं थोड़ा सा आगे देकर चलता हूँ। मैंने यहाँ आपको ये बताया है कि हम यूपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे। हम यूपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे। देखो, पाठ्यक्रम के अनुसार बिल्कुल लेने का मतलब ये है हम पाठ्यक्रम का एक भी बिंदु नहीं छोड़ेंगे, और ना ही कि पाठ्यक्रम के अलावा इसमें कोई बिंदु अभी ऐड करेंगे।
सिर्फ पाठ्यक्रम के अनुसार चलेंगे, जो हमें जितना आवश्यक है उतना ही लेके चलेंगे। और इस श्रृंखला से निश्चित रूप से आपको हिंदी साहित्य में इतना कुछ मिल जाएगा कि जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है और जो आपके पेपर में आने वाला है उसका कम से कम भी 90 to 95% आपको मिल जाएगा। तो आप इस पे ध्यान दे लेना थोड़ा सा, और कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपके सामने इस पाठ्यक्रम को पेश करने की कोशिश करूँगा। तो हम पहले एक बार पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि भाई बंदे को, स्टूडेंट को पाठ्यक्रम देख लेना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जब कोई बच्चा पहली बार पढ़ता है, जिसने कभी हिंदी साहित्य पढ़ी नहीं है और वो हिंदी साहित्य अपना वैकल्पिक विषय रखना चाह रहा है, तो वो हिंदी साहित्य को पाठ्यक्रम को देखेगा तो उसके कुछ समझ में आता नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाठ्यक्रम देखना चाहो तो देखो, और नहीं देखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं पूरा पाठ्यक्रम आपको बीच बीच में बताता हुआ चलूँगा और एकदम पाठ्यक्रम के हिसाब से हम वैसे भी चलने वाले हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं, आपको पाठ्यक्रम से अलग कुछ भी नहीं लेके चलेंगे हम। तो एक बार यहाँ थोड़ा सा मैं ब्रीफ में चर्चा कर देता हूँ पाठ्यक्रम का। ये तो आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य के 2 पेपर होते हैं। ये तो सभी जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी के, उनमें 2 पेपर होते हैं, तो हिंदी साहित्य के भी 2 ही होने हैं। कौन सा? प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र सेकंड, 2 पेपर होते हैं। और जो प्रश्न पत्र फर्स्ट है उसके 2 खंड है, खंड क और खंड ख। इसी प्रकार प्रश्न पत्र 2 के भी 2 खंड, खंड क और खंड ख। अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदी क्या है, देवनागरी क्या है, ये बता दिया था। हिंदी कोई बोली का विकसित रूप है, और जब वो विकसित रूप, कहने का मतलब लिखित रूप है, तो उस लिखित रूप तक पहुँचने में, किसी बोली को अपने लिखित रूप में पहुँचने में एक लंबा टाइम लगता है। उस टाइम को हम क्या कहेंगे? उसका इतिहास। तो हम पहले खंड क में क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास, क्योंकि भाषा से, ये जो हिंदी भाषा है ये किसी बोली का विकसित रूप है, और जब बोली एक दिन में विकसित नहीं हो सकती, उसका कोई टाइम रहा होगा, लंबा कालक्रम रहा होगा। उस कालक्रम को हम पढ़ेंगे कि हिंदी किस बोली से भाषा बनी है। ठीक है, तो उसका इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ मैंने पहले बता दिया था। और दूसरा बताया था मैंने कि नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, हिंदी को जिस लिपि में लिखा जाता है वो कौन सी है? नागरी या देवनागरी लिपि। तो इसका भी कोई इतिहास रहा होगा, ये भी एक दिन में विकसित नहीं हो सकती, तो हम यहाँ देवनागरी लिपि का इतिहास भी पढ़ेंगे। खंड क में क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। समझ में आ गया? इससे अगला जो खंड है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी मैंने ये बताया था कि साहित्य क्या? साहित्य रचनाओं का समूह है, और रचनाओं का समूह है, इसका मतलब कोई एक दिन की रचनाओं का समूह भी नहीं है, बहुत लंबे कालखंड और बहुत लंबे कालक्रम की रचनाओं का समूह होगा। और उन रचनाओं में समय के हिसाब से जो भी परिवर्तन आया है, तो वो कैसा परिवर्तन रहा है, क्या हुआ है, कैसे हुई है, ये सब पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास में। ये हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा। जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि साहित्य के 2-3 रूप होते हैं, मुख्य 2, और उन दोनों का मिश्रित एक तीसरा चंपू हो जाता है। ठीक है, तो उन रूपों को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो, यहाँ पद साहित्य, खंड क में क्या पढ़ने? पद साहित्य। यहाँ हम पद साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, पद साहित्य की विशेषताएं नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पद साहित्य में रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन रचनाओं को पढ़ेंगे। और ये रचनाएं सभी नहीं पढ़नी है हमारे को, हमारे पाठ्यक्रम में दी हुई रचनाएं ही पढ़ेंगे। कुछ सेलेक्टेड रचनाएं हैं, जैसे कबीर ग्रंथावली है, ब्रह्मगीत सार है, ऐसी कुछ रचनाएं हैं, वो पढ़ेंगे। कौन कौन सी रचनाएं हैं वो आप एक बार सिलेबस उठा के देखोगे तो पता भी लग जाएगा, और बाकी ना देखो तो मैं आपको बताता रहूँगा कि ये पढ़ लो आप। ठीक है, तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में यहाँ तो क्या पढ़ने वाले हैं? पूरे साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। और यहाँ जो पद साहित्य की रचनाएं हैं ना, जो भी हमारे पाठ्यक्रम में, वो पढ़ेंगे। ठीक है, खंड ख में क्या पढ़ रहे हैं हम? खंड ख में पढ़ रहे हैं हम गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंदर जो भी रचनाएं हैं पाठ्यक्रम के अनुसार वो पढ़ेंगे, जैसे मेलांचन है, गोदान है, ये सब रचनाएं इसमें हमें खंड ख में पढ़ेंगे। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि हमें पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब मैं लेके चलूँगा। क्या क्या पढ़ना है ये पता चल गया। और इस सिलेबस को आगे यूपीएससी ने बहुत वेल तरीके से डिफाइन कर रखा है, एक एक बिंदु दे रखे हैं, तो वो बिंदु आगे मैं आपको बताता चलूँगा। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो आप, हम यहाँ शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो, मैंने ये बताया था पहले खंड क के अंदर क्या है? खंड क में है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, और मैं दूसरा खंड बता रहा हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। और यहाँ आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ क्या शुरू कर रहे हैं हम यहाँ शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो खंड क को क्यों छोड़ रहे हैं? इसके पीछे कारण है क्यों छोड़ रहे हैं। खंड क को छोड़ने का कारण यह है कि खंड क थोड़ा सा व्याकरणिक पोर्शन है,
और वो थोड़ा रटने वाला है। रटने वाला इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको लास्ट में लेके चलेंगे अपन, लास्ट में जब पूरा साहित्य का इतिहास हो जाएगा तब करेंगे। अभी हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, और हिंदी साहित्य क्या है, खंड ख का हिस्सा है, पेपर फर्स्ट के खंड ख का हिस्सा है। तो खंड ख के साथ साथ हम पेपर सेकंड के जो क खंड और ख खंड दोनों, इन दोनों को साथ लेके चलेंगे। इसका मतलब हम एक बार में क्या कर रहे हैं, पहले प्रश्न पत्र का खंड ख और दूसरे प्रश्न पत्र के दोनों खंड क और खंड ख, ये दोनों साथ लेके चलेंगे। ये दोनों में एक ही चीज़ है, क्योंकि हम जब इतिहास पढ़ेंगे उस टाइम में जो भी रचनाएं हैं उसी काल की, उन रचनाओं के बारे में पढ़ लेंगे सिलेबस वाली को, तो यहाँ कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता दूंगा कि खंड क के अंदर जो हिंदी भाषा का इतिहास था उसका कैसे थोड़ा बहुत विकास हुआ है, कैसे हुआ, तो एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा ताकि बीच बीच में अगर कोई नाम आए तो आप कंफ्यूज ना हो। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसके लिए देखो, आप हिंदी भाषा का एक बार संक्षिप्त में हम क्या करेंगे, इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। संक्षिप्त में देखेंगे हिंदी भाषा का इतिहास कैसे। देखो, संपूर्ण विश्व के अंदर है ना, संपूर्ण विश्व में लगभग 13,000 भाषा हैं, और उन 13,000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है, ठीक है। और उसी परिवार में से 13 परिवारों में से एक परिवार है जिसका नाम है भारोपीय, ठीक है। और भी परिवार हैं जैसे द्रविड़ है, चीन है, सेमेटिक है, आगे मैंने डायग्राम बना रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। ये भारोपीय बना है भारत और यूरोप से। इसी परिवार से हिंदी भाषा का जन्म होता है, इसी परिवार से हिंदी भाषा का जन्म होता है। आगे देखो, मैंने यहाँ अच्छी तरह से डायग्राम बना के बताया था कि विश्व का पूरे जो भी भाषाएं हैं उनको 13 परिवारों में बांटा है विश्व की, ठीक है। सभी भाषाओं को 13 परिवारों में कौन कौन से हैं, भारोपी है, द्रविड़ है, चीनी है, सेमेटिक है, हेमेटिक है, आग्नेय है, माटू है, यूराल है, अमेरिकी है, कगिस, ये कोई काम की नहीं है, आपको यही याद रखना है, भारोपी है, ठीक है। और जो भारोपी है, भारोपीय परिवार की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, एक तो सतम और एक केतुम। भारोपीय परिवार से 2 शाखाएं निकली, सतम और केतुम, ठीक है। और सतम और केतुम, इनसे आगे देखो क्या क्या निकल रहे हैं। एक बार जो काम की रहेगी वो अपने सतम रहेगी, कि तुमको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, वैसे आपको बता ही रहा हूँ मैं। सतम से जो निकलती हैं आगे शाखाएं वो हैं ये देखो, कौन कौन सी, भारत ईरानी, अल्बानियन, अर्मीनियन, बोटोलास्ट्री, थेओफिजियन, ये भी आपके कोई काम की नहीं है, आपको याद रखना है भारत ईरानी। सतम से कौन सी शाखा निकली, भारत ईरानी, और भारत ईरानी से ही आगे भारतीय आर्य भाषा निकलेंगी, संस्कृत अवस्था जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो केतुम शाखा थी उससे ये भाषाएं निकलती हैं, ये हमारे कोई काम की नहीं है। हमें तो कितना जानना था कि पूरे विश्व की 13,000 भाषाओं को, 13,000 भाषाओं को कितने, 13 परिवारों में बांटा, ठीक है, 13 परिवारों में। और उन 13 परिवारों के अंदर एक परिवार है जिसका नाम है भारोपीय। क्या नाम है, भारोपीय। अब उस भारोपीय परिवार से क्या होता है, एक भाषा का जन्म होता है सतम। सतम से हमारी निकलती है भारत ईरानी, भारत ईरानी से फिर आगे निकलती है संस्कृत अवस्था जिसको भारतीय आर्य भाषा भी बोलते हैं। अब इसके बारे में देखो, भारतीय आर्य से जो हमारी ये भारत ईरानी थी, इससे एक भारतीय, द्रद और ईरानी, ये 3 शाखा थी। हमें भारतीय देखना है। इस भारतीय भाषा से क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि आर्य जो भारतीय आर्य भाषाएं थी ना, उनको हमने फिर 3 कालखंडों में बांट दिया था। और जो पहला कालखंड है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, और इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो भाषाएं निकली। और वैदिक संस्कृत, ये संस्कृत का ही रूप है, वैदिक और लौकिक। तो इसमें अंतर क्या है भाई, वैदिक क्यों कह रहे हैं इसको लौकिक क्यों कह रहे हैं, तो इसका कोई ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा अंतर है इसमें। अंतर क्या है ये मैं बता देता हूँ। जो वैदिक संस्कृत है वो तो क्या है, वेदों की, ये जो वैदिक है ना, ये तो वेदों की है, वेदों की भाषा है। इसका मतलब ये मानक भाषा है। और जो भाषा मानक होती है वो होती है थोड़ी जटिल भाषा है। इसका मतलब ये आम बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती। तो आम बोलचाल के लिए इस भाषा का प्रयोग सहज नहीं था, इसलिए इस वैदिक संस्कृत का एक विकृत रूप पैदा हुआ। कौन सा, लौकिक संस्कृत, जो आम बोलचाल की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा को क्या करें, लौकिक संस्कृत करें। ये इसके बाद में विकसित हुई थी, ठीक। अब आगे लेके चलते हैं आपको थोड़ा सा। जब प्राचीन आर्य भाषा के, ये कालखंड है प्राचीन आर्य भाषा का, इसका कालखंड का टाइम भी थोड़ा देख लेना, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। अगर मैं इसको अलग अलग करने की कोशिश करूँ तो ये तो 15 वैदिक संस्कृत तो आएगी 1500 से 800 ईसा पूर्वी,
और इसको मैं कह सकता हूँ 800 से, लौकिक संस्कृत को 800 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना थोड़ा। अब इसके बाद में जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं आती हैं उसके अंदर क्या शामिल है, यहाँ देखो। लौकिक संस्कृत के बाद में भाषाओं का जन्म होता है, उनका नाम है, एक का पाली, पाली के बाद में होती है प्राकृत, और प्राकृत के बाद में आती है अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, याद रखना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसका टाइम पीरियड ये है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और 500 से 1 ईस्वी। याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो एक बार हल्का हल्का देख लो, 2-3 बार देखोगे याद भी हो जाएगा, कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। जो पाली भाषा है वो तो थी बौद्ध धर्म के समय थी। प्राकृत जैन धर्म की थी। उसके बाद में जो भाषा आई वो अपभ्रंश थी। वो क्या थी, अपभ्रंश थी। अब देखो, पाली जो भाषा थी, इसके बाद इसके अंदर जो ग्रंथ रचे गए, पाली भाषा में जो ग्रंथ रचे गए वो कौन से थे, बौद्ध ग्रंथ। और प्राकृत भाषा में जो ग्रंथ रचे गए वो कौन से थे, हमारे जैन ग्रंथ। और अपभ्रंश में भी कई ग्रंथ रचे गए हैं। उसके बाद में अपभ्रंश क्या हो गई, विकृत होने लगी, क्योंकि भाषा एक लंबे समय तक नहीं चल सकती, उसमें जरूर बदलाव आता है। जैसे कहावत भी है ना, कोस कोस पे पानी बदले, 10 कोस पे ऐसे कुछ है, वाणी बदले। तो होता क्या है, अपभ्रंश में बदलाव आता है। ये सब बदलाव की ही प्रक्रिया है। वैदिक संस्कृत है, इसमें बदलाव हुआ, लौकिक बनी, लौकिक में बदलाव पाली बनी, पाली में बदलाव प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश में बदलाव आने लग गए, तो फिर इसके अपभ्रंश के विकृत रूप पैदा हो गए। कितने, ये देखो 7 रूप हो गए, सोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, केकय, टक्के, ब्राह्मण, महाराष्ट्री। ये कौन से अपभ्रंश के ही रूप विकसित हुए थे। थोड़े विकृत का मतलब बदले हुए रूप, उसमें बदलाव हो गया थोड़ा। आगे शुरू करते हैं हमने यहाँ तक देख लिया कि भाई अपभ्रंश तक भाषा का विकास कैसे हो गया। उसके बाद में जो अपभ्रंश की 7 विकृत भाषाएं पैदा होती हैं, उनमें कौन कौन सी हैं, सोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। आपको इन तीनों का ही ध्यान रखना है ज़्यादा। उसके बाद में और जो 4 रूप थे वो कौन से, केकय थे, टक थे, ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र। जो केकय से निकली वो लहंदा निकली थी, टक से पंजाबी भाषा जो अभी है, और ब्राह्मण से सिंधी निकली, और महाराष्ट्र से मराठी। ठीक है, ये याद रहे तो ठीक, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 तो आपको याद रखने पड़ेंगे, सोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। आगे डिटेल से पढ़ेंगे इनको, कोई टेंशन नहीं, जब भाषा का इतिहास पढ़ेंगे तब। अभी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको। जो सोरसेनी भाषा है, सोरसेनी अपभ्रंश कह सकते हैं इसको, और सोरसेनी भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, गुजराती का भी जन्म इसी से होता है, और इससे एक उपभाषा का जन्म होता है पश्चिमी हिंदी का। कौन सी का, पश्चिमी हिंदी। दूसरी उपभाषा का जन्म होता है राजस्थानी हिंदी, और तीसरी उपभाषा का जन्म होता है पहाड़ी हिंदी। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सोरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाओं का जन्म होता है, उपभाषाओं। और उपभाषा क्या होती है, अभी मैंने भाषा तो बता दिया था कि भाषा होती है बोली का विकसित रूप, और बोली क्या होती है, बोली होती है साहब किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का माध्यम। मौखिक हो सकता है, ये मौखिक होता है बोली, और जब ये लिखित रूप में आ जाती है तो भाषा बन जाती है। ठीक है, अब सामने क्वेश्चन ये है कि उपभाषा क्या है। तो उपभाषा क्या होती है, बोलियों का समूह होती है। इसका मतलब उपभाषा संक्रमण की स्थिति होगी, ना तो वो भाषा बनी है और ना बोली रही है, बोली से विकसित हो गई और भाषा से पीछे रह गई अभी, तो बोलियों का समूह हो जाएगी। उपभाषा क्या है, बोलियों का समूह होती है। तो सोरसेनी से 3 उपभाषाएं निकली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, 3 उपभाषाएं होगी। और इन उपभाषाओं के अंदर, इन उपभाषाओं में कौन कौन सी बोली हैं, क्योंकि मैंने ये कहा है उपभाषाएं क्या है, बोलियों का समूह है, तो इनमें कौन कौन सी बोलियां हैं एक बार देख लेते हैं हम। देखो, हम पहले देखेंगे पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी के अंदर जो 6 बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं एक बार देख लो। खड़ी बोली इसी में है, ब्रज है, बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है और दक्कनी है। कौन कौन सी है देख ली, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, दक्कनी। उसके बाद में राजस्थानी जो उपभाषा है, राजस्थानी उपभाषा के अंदर हैं 7 बोलियां हैं। कौन कौन सी है एक बार देख लो, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती है, मालवी है, वागड़ी है। ये 7 बोलियां कौन किस में है, राजस्थानी उपभाषा में है। ठीक है, और जो पहाड़ी उपभाषा है उसके अंदर कितनी बोलियां हैं, पहाड़ी उपभाषा में 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी, पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी। ठीक है, अगली जो हमारी अपभ्रंश थी अर्धमागधी, इसके अंदर जो उपभाषा है उसका नाम है पूर्वी हिंदी। इस पूर्वी हिंदी में बोलियां हैं
तीन। कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। उसके बाद जो अगली अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश, उसमें जो उपभाषा है वो है बिहारी। इस बिहारी उपभाषा के अंदर जो बोलियां हैं वो हैं तीन। कौन कौन सी है? भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी, मैथिली, मगही। समझ में आ गई बात? मैंने कहानी कहाँ से शुरू की थी और कहाँ ख़त्म हो गई? ये थी हमारी भाषा का संक्षिप्त, भाषा के इतिहास का संक्षिप्त विवरण। शुरू एक बार दोबारा शुरू से लेके अंत यहाँ तक मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि रीजन देखो, मैंने ये कहा था कि पूरे विश्व की 13,000 भाषाओं को, लगभग 13,000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा है। उसमें एक परिवार था जिसका नाम था भारोपीय। भारोपीय परिवार की भाषा 2 शाखाएं निकली, सतम और केतुम। सतम से फिर हमारे आगे भारत ईरानी निकली। भारत ईरानी से 3 शाखाएं निकली, ईरानी द्रद और भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा को हमने 3 कालखंडों में बांट दिया, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। जो प्राचीन आर्य भाषा थी उसके समय संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। संस्कृत के 2 रूप विकसित हुए, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो जिसमें वेद, पुराण, ब्राह्मण ये ग्रंथ लिखे गए थे, वो जो मानक भाषा थी, जटिल भाषा थी। अब जटिल भाषा आम बोलचाल में काम नहीं आ रही थी, इसलिए एक वैदिक संस्कृत का विकृत रूप पैदा हुआ जिसको लौकिक संस्कृत का, जो कि एक आम बोलचाल की भाषा थी, लौकिक संस्कृत आई। इस लौकिक संस्कृत के बाद में और ज़्यादा विकृत रूप पैदा होता है मध्यकालीन आर्य में, मध्यकालीन आर्य भाषा में। उस जो सबसे पहली मध्यकालीन आर्य भाषा है वो है पाली। पाली जो बौद्ध ग्रंथ रचे गए थे वो। पाली के बाद में जो आती है प्राकृत, प्राकृत के बाद में जो आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश के समय एक अवहट भी आती है जो वो डिटेल से चर्चा करेंगे तब बता देंगे हम, ठीक है। अपभ्रंश का जो रूप विकृत होकर 7 रूपों में विकसित होती है, जिसमें से सोरसेनी, कोकेई, टक्क, अर्धमागधी, राचड़, मागधी, महाराष्ट्री, ये 7 रूप थे। तो आपको याद कौन से रखने हैं? 3 याद रखने हैं, सोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, ये मैंने बता दिया था। सोरसेनी के अंदर उपभाषाएं निकलती हैं। कौन कौन सी? 3 उपभाषाएं निकलती हैं, पश्चिमी राजस्थानी, पहाड़ी। और पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां हैं वो हैं 6 बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कनौजी, दक्कनी। और जो राजस्थानी में बोलियां वो 7 हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हड़ौती, बेमाती, वालवी, बांगड़ी, ठीक है। और पहाड़ी के अंदर 3 बोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंदर एक उपभाषा थी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर अगली हमारी मगधी है। मगधी से बिहारी उपभाषा का जन्म हुआ जिसके अंदर 3 बोलियां थी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। ये आपका हो गया यहाँ तक का रिवीजन। अब क्या होता है आगे देखो, हिंदी का विकास कैसे हुआ। ये जो 22 बोलियां हो गई, इन 22 बोलियों से ही हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। इन 22 बोलियों से ही हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। इसका मतलब इन 22 बोलियों की शब्दावली किसमें है? हिंदी भाषा में। लेकिन हम जब बात करते हैं हिंदी भाषा के मानक रूप की, हिंदी भाषा के मानक रूप की, तो जो मानक रूप है हिंदी भाषा का वो विकसित हुआ है 3 बोलियों से। कौन कौन सी हैं उनके बारे में देख लो। एक तो है खड़ी बोली, एक ब्रज और एक हरियाणवी, जो हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती हैं। इनमें कई भाषाएं हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि हिंदी का जो मानक रूप है वो 3 बोलियों से मुख्य रूप से बना है। कौन कौन सी? खड़ी बोली। और ये जो खड़ी बोली है ना, ये मुख्य है। इन तीनों में भी खड़ी बोली मुख्य है, क्योंकि ज़्यादातर मानक रूप खड़ी बोली से ही विकसित हुआ है हिंदी का। फिर ब्रज है और हरियाणवी है। आप यहाँ तक समझ में आ गया कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। हिंदी भाषा का विकास मैंने बता दिया संक्षिप्त में। अब मैंने ये कहा था कि हम आगे लेके चलेंगे खंड ख को। पहले खंड क को छोड़ रहे हैं, ये लास्ट में करेंगे। संक्षिप्त इसका परिचय मैंने बता दिया। यहाँ पे हम खंड ख से शुरू करते हैं। और जो खंड ख है वो हमारा क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब यहाँ हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में बात आई है कि साहित्य क्या है। साहित्य मैंने पहले ये बता दिया था कि रचनाओं का समूह है। क्या बताया था? कि रचनाओं का समूह है। तो अब दोबारा आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब रचनाएं कौन सी होंगी? क्या इसमें सभी रचनाएं शामिल होंगी? तो साहब सभी रचनाएं तो इसमें शामिल हो नहीं सकती। जब सभी शामिल है नहीं तो फिर कौन सी रचनाएं शामिल होंगी? इसमें रचनाएं कौन सी शामिल होंगी? इसके लिए हम साहित्य शब्द को ही देख लेंगे एक बार। साहित्य शब्द को देखेंगे तो साहित्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिटरेचर। और लिटरेचर का मतलब होता है टू लिटरेट। टू लिटरेट का मतलब शिक्षित करना। यहाँ से समझ में आ गया साहित्य का मतलब क्या है? लिटरेचर का मतलब शिक्षित करना है। यहाँ आपको समझ में आ गया कि साहित्य का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब, शब्द का क्या अर्थ है। फिर हिंदी में साहित्य को क्या कहते हैं? साहित्य। और ये शब्द मूल शब्द साहित्य से बना है। साहित्य कहाँ से बना है? साहित्य से। और साहित्य का मतलब होता है सबका हित, सबका हित। तो यहाँ देखो आप,
साहित्य शब्द से हमें क्या अर्थ मिल रहा है, एक तो शिक्षित करना और एक सबका हित। इसका मतलब ऐसी कोई शिक्षा हो जिसमें सबका हित हो, समझ गए, ऐसी रचना जिसमें जो हमें शिक्षा भी दे और ऐसी शिक्षा दे जिसमें सबका हित हो। तो यहाँ से आपको पता चल गया ना साहित्य क्या है। तो साहित्य को आगे और देखेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ देखो मैं क्या कह सकता हूँ कि साहित्य में वे रचनाएं शामिल होंगी जो हमें शिक्षित करे, संस्कारित करे तथा सबके हित में हो। समझ में आ गई। और साहित्य को लेकर अनेक विद्वानों के, अनेक साहित्यकारों के अनेक प्रकार के मत हैं। कोई किसी प्रकार से साहित्य को की व्याख्या करता है, कोई किसी प्रकार से साहित्य की परिभाषा बताता है। आपको सिंपल सा मैंने बता दी, साहित्य का मतलब ये वो रचनाओं का समूह जिसके अंदर सबका हित हो, शिक्षित करे और हमारे काम आए, ठीक है, वो साहित्य में शामिल होंगे। अब देखो आगे, तो साहब साहित्य का उद्देश्य क्या होगा। इसका मतलब कोई रचना का उद्देश्य है वही साहित्य का उद्देश्य है। और रचना का उद्देश्य क्या हो सकते हैं, वैसे रचना का उद्देश्य क्या होगा वो रचनाकार जाने, लेकिन मैं और साहित्यकार और बाकी समाज एक कॉमन धारणा लेके चलता है कि यार रचनाकार का क्या उद्देश्य हो सकता है। उसके हिसाब से रचना के मुख्य कई उद्देश्य हो सकते हैं, जिसमें से मुख्य है मनोरंजन करना, शिक्षा देना, शिक्षा का मतलब ऐसी शिक्षा दो जो सार्थक हो, संस्कारित कर सके, और मार्गदर्शन करना। ये किसी रचना के उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि साहित्य का धर्म भी क्या है, शिक्षित करना और संस्कारित करना। तो साहित्य का उद्देश्य मैंने बता दिया, साहित्य का धर्म बता दिया। साहित्य का उद्देश्य को धर्म करो, ये लगभग एक ही बातें हैं, आप ये सब धर्म और उद्देश्य में कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम, साहित्य के उद्देश्य से संबंधित अन्य साहित्यकारों के क्या मत थे। देखो इसके अंदर एक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, अशोक के फूल में कही है ये बात, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त ने कहा है केवल मनोरंजन ही नहीं कवि क्रम का उद्देश्य होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। इसके अनुसार आपको क्या लग रहा है कि साहित्य क्या है। साहित्य क्या है कि ऐसी कविताएं, ऐसी रचनाएं जो सबके हित में हो, जो बहुत सारे उद्देश्य पूरे करती हो, जो समाज के सर्वहितकारी उद्देश्यों को पूरा करती हो, वो रचनाएं क्या साहित्य में शामिल होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो इन सब विवेचना के आधार पे अगर मैं साहित्य की परिभाषा आपको बताना चाहूँ तो साहित्य की परिभाषा क्या हो सकती है। मैं ये कह सकता हूँ शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी लोक मंगलकारी रचना जिसके माध्यम से लेखक अपनी अनुभूतियों को, विचारों को, भावनाओं को पाठक तक पहुँचाने की कोशिश करता है और पाठकों के माध्यम से समाज तक पहुँचाता है, ठीक है। ये आपकी साहित्य की अगर परिभाषा थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है आपको तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। देखो अब मैंने ये कह दिया कि साहित्य क्या हो, साहित्य क्या है, रचनाओं का समूह है। और रचनाओं के लिखने के अनेक तरीके भी हो सकते हैं। भाई कोई रचना किस रूप में लिखी जाएगी, उसमें क्या कंटेंट होगा, कैसा होगा, ये सब किस में निर्भर करेगा। तो उस रचना का स्वरूप कौन निर्धारित करेगा। और जब रचना का स्वरूप निर्धारित करने की बात आ रही है, इसका मतलब वो साहित्य का स्वरूप हो गया। तो साहित्य के स्वरूप को निर्धारित कौन करेगा, तो ये हम यहाँ देख लेते हैं। साहित्य के स्वरूप निर्धारक तत्व है। क्या देख रहे हैं, साहित्य के स्वरूप निर्धारक तत्व है। देखो कौन कौन से, बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, मुख्य मुख्य बात करते हैं। साहित्य के स्वरूप निर्धारक तत्वों में सबसे पहला हो सकता है तद्युगीन परिस्थितियाँ, उस समय की परिस्थितियाँ कैसी हैं। फिर दूसरा हो सकता है साहित्यकार की सोच हो सकती है, साहित्यकार का अनुभव हो सकता है। फिर रचनाकार की सामाजिक स्थिति हो सकती है, सामाजिक स्थिति के साथ साथ पारिवारिक स्थिति हो सकती है, सामाजिक परिवेश हो सकता है, ये भी प्रभावित करेंगे। और एक रचनाकार की व्यक्तिगत प्रतिभा भी हो सकता है, व्यक्तिगत प्रतिभा, ये दिख नहीं रहा आपको, व्यक्तिगत प्रतिभा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब देखो मैंने सिंपल सा बताया है कि साहित्य के स्वरूप निर्धारक तत्व कौन कौन सकते हैं, तद्युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यकार की सोच और उसका अनुभव, रचनाकार की सामाजिक और पारिवारिक परिवेश और उसकी व्यक्तिगत प्रतिभा। और भी फैक्टर हो सकते हैं प्रभावित करने वाले, ये मुख्य फैक्टर है। अगर आपके क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। मतलब मैंने ये कहा तद्युगीन परिस्थितियाँ का मतलब भाई उस समय उस काल में कैसी परिस्थितियाँ चल रही है। जैसे रीति काल के अंदर संगारिक रचनाएं रचनी जाती थी, भक्ति काल के अंदर भक्तिपरक रचनाएं रची जाती थी, ठीक है। उसी हिसाब से साहित्यकार की सोच का मतलब क्या है, साहित्यकार की सोच का मतलब जैसे कबीर के पास एक अलग ही प्रकार का स्टैंडर्ड है लिखने का। और फिर मुंशी प्रेमचंद के बारे में देखोगे तो आप उसका एक अलग ही लेवल है लिखने का, वो आप जैसे जैसे पढ़ोगे तब पता चल जाएगा, समझ गए। इस कथन के रूप में कि भाई साहित्य के स्वरूप निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, सामाजिक पारिवारिक परिवेश है, तो इसकी पुष्टि के लिए देखो निदा फाजली ने क्या कहा है। देखो इसकी कविता एक, निदा फाजली ने कहा है कि हम गम जदा हैं, गाएं कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो इस दुनिया से पाएंगे हम। ये निदा फाजली की पंक्तियाँ हैं।
हम गम ज़दा हैं गाएं कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो इस दुनिया से पाएंगे हम। ठीक है। और नागार्जुन ने भी कहा है कि रोता हूँ लिखता जाता हूँ अपने कवि को बेकाबू पाता हूँ। रोता हूँ लिखता जाता हूँ अपने कवि को बेकाबू पाता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। मैंने यहाँ आपको साहित्य के स्वरूप निर्धारक तत्व बता दिए। अब आगे हम बात करेंगे साहित्य की प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे? साहित्य की प्रासंगिकता। देखो, साहित्य की प्रासंगिकता, सबसे पहले तो प्रासंगिकता का ही मतलब क्या होता है ये जान लो। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि किसी वस्तु का समाज के अस्तित्व या विकास में योगदान। अगर कोई वस्तु समाज के अस्तित्व या विकास में कुछ योगदान दे रही है, इसका मतलब तो वो प्रासंगिक है, और नहीं तो कुछ भी नहीं कर रही तो क्या प्रासंगिकता है उसकी, कोई काम की नहीं है वो। समझ में आ गई बात? अब फिर दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हिंदी साहित्य प्रासंगिक है? भाई, हिंदी साहित्य क्या समाज के अस्तित्व या विकास में योगदान दे रहा है? तो उसका आंसर भी यही होगा कि बिल्कुल दे रहा है साहब। अब कैसे दे रहा है ये हम धीरे धीरे आपके जब पढ़ेंगे साहित्य तो समझ में आता जाएगा और इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन हमारे सामने सबसे मोटा क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि हमने ये तो कह दिया कि हिंदी साहित्य भी समाज के अस्तित्व में योगदान दे रहा है, तो उस योगदान को हम कैसे मापेंगे? उसकी प्रासंगिकता को कैसे मापेंगे? क्या प्रतिमान हमने निर्धारित किए? कब हम कहेंगे कि ये हमारे समाज के अस्तित्व में योगदान दे रहा है? क्या ऐसा हमारे पास निर्धारक तत्व होंगे कि जो ये बता देंगे कि ये प्रासंगिक है? इसके लिए हमने प्रासंगिकता के कुछ प्रतिमान निर्धारित कर रखे हैं। प्रासंगिकता के प्रतिमान निर्धारित कर रखे हैं। उन प्रतिमानों की कसौटियों पे कस के देखेंगे कि हिंदी साहित्य खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। अगर उतर रहा है तो इसका मतलब ये कहेंगे कि हिंदी साहित्य क्या है, प्रासंगिक है, और नहीं उतर रहा है तो फिर नहीं होगा। तो एक बार हम उनकी ही चर्चा कर लेते हैं। शुरू करते हैं प्रासंगिकता के प्रतिमान। देखो क्या है बीच में, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, साहित्य की प्रासंगिकता के प्रतिमान क्या क्या है। इसके लिए हमने कुछ प्रतिमान निर्धारित किए हैं। एक एक प्रतिमान की चर्चा करते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ लिखा है, देखो थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला प्रतिमान है वो ये है कि साहित्य मनुष्य को संवेदनशील बनाने की क्षमता रखता है। इसका मतलब ये हो गया, पहले तो संवेदनशील का मतलब समझ लो कि संवेदनशील का मतलब क्या है। संवेदनशील का मतलब ये होता है कि मनुष्य अपने आसपास के परिवेश के अंदर जो भी वेदनाएं निहित है, उन वेदनाओं को क्या गहराई से महसूस कर पाता है। अगर कोई मनुष्य अपने आसपास के परिवेश की वेदनाओं को महसूस कर पाता है, कहने का मतलब खुशी के अंदर खुश हो पाता है और दुख में दुखी भी होता है, तो वो मनुष्य क्या है, संवेदनशील है। तो साहित्य हमें संवेदनशील बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे गोदान है, दिव्य है, दिव्या जैसे जो भी उपन्यास हैं, ये हैं, हरिजन गाथा जैसी कोई कविता है, इनको पढ़कर पाठक बिल्कुल उस समय की वेदनाओं को समझने लग जाता है। समझ गई बात? इस संदर्भ में एक छायावादी कवि ने यह भी कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये क्या बता रहे हैं कि मनुष्य को संवेदनशील बनाते हैं रचनाएं, और रचनाएं संवेदनशील बना रही हैं। इसका मतलब क्या है? साहित्य संवेदनशील बना रहा है। और ये हमने हिंदी साहित्य के उदाहरण देखे हैं। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये जो गोदान है, ये दिव्य है, ये क्या है? हिंदी साहित्य के तो है। इसका मतलब हिंदी साहित्य में मनुष्य को संवेदनशील बना रहा है। समझ में आ गया? देखो, हर प्रतिमान के पीछे तो आप उदाहरण नहीं दे पाओगे। कोशिश करना कि 10 प्रतिमान लिखो तो कम से कम 5 के उदाहरण बता दो आप, क्योंकि उदाहरण से आपके आंसर के अंदर क्वालिटी आती है। ठीक है, तो याद रखना। और मैं यहाँ कोशिश ये करूँगा कि जो उदाहरण मैं एक बार कहीं भी फिट कर दूँ, उसको मैं ये कोशिश करूँगा कि हर जगह भी नहीं होगा तो अधिकतम बार उसी उदाहरण को मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने रखूँ, ताकि एक कविता या एक पंक्ति याद कर ली, उसको कई जगह काम मिले उसको। ठीक है, अगला जो प्रतिमान हमारा वो देखो कौन सा है। अगला प्रतिमान है कि वैचारिक स्तर पर प्रगतिशील हो और रूढ़िवादी तथा स्थिरवादी वैचारिकता का खंडन करता हो। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि साहित्य जो भी समाज के अंदर रूढ़िवादी धारणाएं हैं उनका खंडन करता हो। ठीक है, अब ठीक है साहब, हमने मान लिया कि खंडन करता हो, तो एक उदाहरण लेके देखते हैं।
उदाहरण के अनुसार देखो आप कि हमारे अनेक काल थे, जैसे भक्ति काल था, रीति काल था, ये आएंगे आगे। भक्ति काल क्या था, रीति काल क्या था, आधुनिक काल क्या था, ये सब मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अनेक कालों के अनेक कवि हैं, अनेक रचनाकार हैं, जिन्होंने अपने अपने समय की जो भी रूढ़िवादी धारणाएं थी उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया है, संघर्ष किया है उसके साथ। जैसे एक मैं पंक्ति के माध्यम से ये बता देता हूँ, कबीर के बात देखो। कबीर ने अपने समय की जाति पाति के लिए एक रचना लिखी है। क्या रचना है देखो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसका मतलब ये हो गया कि समाज के अंदर जो जाति प्रथा थी उसका खंडन किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, प्रतिमान, ये भी हमारे हिंदी साहित्य के ऊपर फिट बैठ गया। बात समझ में आ रही है। अगला प्रतिमान है साहित्य समाज में वांछनीय परिवर्तनों के लिए सहायक हो। वांछनीय परिवर्तनों मतलब जो भी परिवर्तन जरूरी है समाज में अभी लाने, उन परिवर्तनों में वो सहायता करे। साहित्य उन परिवर्तनों में सहायता करे हमारी, तो सहायक होगा। अब देखो इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कैसे, आपको पता है जब स्वतंत्रता का समय चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, उस टाइम पे बहुत से लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे और उन लोगों के भाग लेने के पीछे अनेक नेताओं का, अनेक साहित्यकारों का, अनेक रचनाकारों का बहुत बड़ा योगदान था। वो लोगों को उत्प्रेरित करते थे आंदोलन के लिए और लोगों को एकजुट करते थे। तब जाके ये पूरा जो स्वतंत्रता का आंदोलन था ये सफल हो पाया, क्योंकि इसमें पूरी भारतीय एकजुटता ने अपना प्रदर्शन शुरू किया था, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो उन लोगों को एकजुट करने के लिए एक रचनाकार थे, उसी का उदाहरण लेते हैं दिनकर का। देखो दिनकर ने कविता लिखी थी एक, सदियों की ठंडी बुझी आग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने इठलाती है, दो राह समय के रथ का गरगर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगर ऐसी पंक्तियाँ कोई व्यक्ति सुनेगा उस समय में, तो उसके अंदर अपनी आज़ादी के लिए क्या हो जाएगा, खून खोल उठेगा उसका। तो ये लोगों को एकजुट कर रही है ना, इसका मतलब परिवर्तनों के लिए सपोर्ट कर रही है। तो ये साहित्य यहाँ भी अपना कार्य पूरा कर रहा है। ठीक है, अगला प्रतिमान देखते हैं हम। अगला प्रतिमान हमारा है कि साहित्य आदर्श समाज हेतु प्रतिमान उपलब्ध कराए। आदर्श समाज हेतु प्रतिमान उपलब्ध कराए। जैसे तुलसीदास ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधिमाई। इसका मतलब है कि भाई दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने, दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है। तो ये एक आदर्श समाज की बात कर रही है ना। अगला प्रतिमान देखते हैं, जीवन की मूलभूत समस्याओं की पहचान करें। अब कैसे, जैसे कामायनी में प्रसाद ने बताया था, कामायनी में, कि आज के मनुष्य की मूल समस्याएं क्या हैं, वो भाव, क्रिया, ज्ञान में सामंजस्य नहीं बिठा पाता। तो यहाँ भी देखो हमें समस्याओं की पहचान करने में सहायता कर रहा है साहित्य। अगला प्रतिमान देखो, स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करे। स्वस्थ मनोरंजन का मतलब ये हो गया कि मनोरंजन करे लेकिन उसके अंदर कुछ उचित संदेश होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए वो। ठीक है, कैसे, मनोरंजन के साथ साथ नैतिक संदेश प्रदान करे, कोई हमें शिक्षा भी तो मिले उस मनोरंजन के साथ। अब इसका उदाहरण देखोगे, कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिलत खिलत लजियात, भरे बोन में करत है नैनन ही सो बात। ये बिहारी की पंक्ति है। बिहारी ने बताया है कि भाई एक दरबार, ये वैसे एक दरबार चल रहा है, दरबार में नायक नायिका बैठे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, आंखों से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, खिल रहे हैं, हंस रहे हैं। आगे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आंखों से ये बातें कर रहे हैं वो। अब हम अगला प्रतिमान देखते हैं। हमारा अगला प्रतिमान है कि समाज की विरासत का रक्षक हो। क्या प्रतिमान है, समाज की विरासत का रक्षक हो। साहित्य समाज की विरासत, ये तो होता ही है समाज की विरासत का रक्षक। देखो कैसे होता है कि साहित्य के अंदर भाषा लिखी जाती है, भाषा का तो वो संरक्षक हो ही गया, उसके साथ सामाजिक इतिहास भी होता है, समाज की संस्कृति भी होती है, और उस समाज के अंदर क्या सर्जनशीलता थी, उस सर्जनशीलता को भी चित्रित किया जाता है साहित्य में। तो इन सब का तो रक्षक होता ही है साहित्य। तो समाज की विरासत का रक्षक हो गया, हिंदी साहित्य में भी ऐसा है ही। अगला प्रतिमान है साहित्य समाज का दीपक हो। दीपक का मतलब ये होता है कि भाई हमें मार्गदर्शन करे, हमें कोई रास्ता दिखाए। तो समाज का मार्गदर्शन भी करता है साहित्य। साहित्य में जो कुछ लिखा जाता है उसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उससे अगला जो प्रतिमान है वो साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य होगा। इसका मतलब ये हो गया, दर्पण होने का मतलब ये है कि भाई जो कुछ समाज में है, साहित्य में रचनाकार वो समाज से देख के तो लिखेगा।
और जो पहले साहित्य लिखे जा चुके हैं और वर्तमान समय में जो पढ़ा जा रहा है साहित्य, उस साहित्य में जो कुछ लिखा गया है, समाज के पाठक जो पढ़ रहे हैं वो उस साहित्य की भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये साहित्य क्या दर्पण हुए ना, जैसा समाज है समाज के बारे में बता रहा है कि आप ऐसा समाज है तो दर्पण है। अगला क्या है, साहित्य अभिव्यक्ति का जरिया भी है भाई, इससे विचारों की, अपनी भावनाओं की, अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया जाता है साहित्य में। ठीक है, ये प्रतिमान हो गए, बहुत हैं, 10 प्रतिमान बहुत होते हैं, और भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी 10 प्रतिमान बहुत है, 5-6 के आप उदाहरण बता देना, काफ़ी इतना ही। अगला जो हमारा है बिंदु वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। ये बिंदु है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। देखो पाठ्यक्रम का बिंदु ही है ये, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, और हम पाठ्यक्रम के बिंदुओं को ही लेके चलेंगे। ये एज इट इज लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। इसको समझने के लिए हम इस पूरे वाक्य का क्या पोस्टमार्टम करते हैं। इसमें क्या क्या शब्द है, एक तो इतिहास है, देखो इतिहास है, ये इतिहास रहा। फिर साहित्य का इतिहास, ये साहित्य के इतिहास, तो साहित्य का इतिहास एक वाक्य। दूसरा है साहित्य के इतिहास, साहित्य के इतिहास के लेखन, साहित्य के इतिहास के लेखन मतलब साहित्य के इतिहास का लेखन। ठीक है, और फिर आगे उसकी परंपरा के बारे में बात की, आगे उसकी परंपरा के बारे में बात की है। तो हम इन एक एक को एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने एक बात आती है, ये शब्द है, कौन सा है, साहित्य। साहित्य का मतलब क्या होता है, हम पहले ये देख लेते हैं कि साहित्य का मतलब क्या है। सॉरी, इतिहास का देखते हैं पहले। इतिहास का क्या मतलब है, इतिहास क्या है, साहित्य तो हमने देख लिया, इतिहास क्या होता है आपने पढ़ा है इतिहास वैसे भी। तो इतिहास होता क्या है, यहाँ देखो, अतीत से वर्तमान के बीच किसी समाज या कोई भी देश है, कोई भी क्षेत्र है, उसमें निरंतर होने वाले परिवर्तन या घटनाओं या फिर तथ्यों का जो कालक्रमिक विवरण होता है वो इतिहास है। और ये जो घटनाएं हैं, ये तथ्य हैं, ये परिवर्तन है, ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये सामाजिक हो सकते हैं, ये आर्थिक हो सकते हैं, ये राजनीतिक हो सकते हैं, ये धार्मिक हो सकते हैं, ये सांस्कृतिक हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि इतिहास क्या है। वैसे हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो इतिहास है क्या, वो इतिहास जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, जिसके अंदर आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, वो क्या है, वो क्या है, अतीत से वर्तमान के बीच में जो भी समाज के अंदर या जो किसी भी क्षेत्र के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, घटनाएं घटी हैं, जो तथ्य घटित हुए हैं, उनका जो कालक्रमिक विवरण हम प्राप्त करते हैं वो इतिहास है। और ये घटना, तथ्य, परिवर्तन कौन से हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये परिवर्तन हो सकते हैं। तो इतिहास का मतलब आपको समझ में आ गया, हाँ ठीक है साहब समझ में आ गया। तो आगे देखो, अब साहित्य के इतिहास से क्या मतलब है, तो साहित्य का भी इतिहास ना, तो साहित्य के इतिहास का मतलब, इतिहास का मतलब तो परिवर्तन है, इसका मतलब साहित्य में परिवर्तनों से संबंधित होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं ना। तो यहाँ मैंने ये बताया था कि साहित्य क्या है, ये बताया था साहित्य है जनता, पहले तो ये बताया था कि रचनाओं का समूह है, और रचनाएं क्या होती है, जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होती है। कहने का मतलब जनता की चित्तवृत्तियों पर निर्भर कर रही है रचना, कि जनता कैसे क्या व्यवहार कर रही है, क्या सोच रखती है, कैसा उसका समाज है, ये सब जो स्वरूप निर्धारक तत्व थे उसमें बताया गया था। तो ये जनता की चित्तवृत्तियों का मतलब ये हो गया कि जनता जैसी चित्तवृत्तियाँ होगी जनता की, वैसा ही साहित्य का स्वरूप भी हो जाएगी, वैसे ही साहित्य हो जाएगा। और चित्तवृत्तियाँ क्या होता है, जनता की चित्तवृत्तियाँ बदलती रहती हैं समय के अनुसार। जब चित्तवृत्तियाँ बदलती रहती हैं, चित्तवृत्तियाँ परिवर्तनशील होती हैं, तो वो साहित्य को भी परिवर्तित करेंगी ना। इसका मतलब साहित्य में परिवर्तन होता रहा है, और जो इस साहित्य में परिवर्तन होता रहा है, इस परिवर्तन की क्या एक मतलब कि इस परिवर्तन की क्या परंपरा रही है, कैसे होता रहा है, कब कब क्या क्या परिवर्तन होते रहे, इन सबको क्या किस में पढ़ेंगे, साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया। अगर मैं कहना भी चाहूँ तो आदि से अंत तक जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य परंपरा में होने वाले परिवर्तनों का कालक्रमिक अध्ययन, कालक्रमिक विवरण साहित्य का इतिहास हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक बार ये भी बता देता हूँ कि साहित्य का इतिहास और इतिहास, इसमें क्या अंतर है और क्या समानता है, एक बार देख लो। देखो, साहित्य के इतिहास में साहित्य के स्वरूप को केंद्र में रखा जाता है कि साहित्य का स्वरूप कैसे कैसे, किस परिवर्तन के साथ साहित्य का स्वरूप कैसे बदल रहा है, परिवर्तन कोई भी हो, उस परिवर्तन के कारण साहित्य के स्वरूप में क्या परिवर्तन आता है, हम उसको मुख्य केंद्र में रखते हैं। और इतिहास में क्या होता है, जो सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, धार्मिक, ये जो परिवर्तन होते हैं इनको केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, और ये केंद्र में ना होकर इतिहास में ये क्या होते हैं, हाशिए पे होते हैं। साहित्य के इतिहास में क्या होते हैं, ये परिवर्तन हाशिए पे होते हैं, और इतिहास में इनको केंद्र में रखा जाता है। जबकि साहित्य के इतिहास में केंद्र में क्या है, साहित्य का स्वरूप है। ठीक है, और यहाँ
साहित्य के इतिहास के अंदर रचनाकार की सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव बहुत पड़ता है, लेकिन इतिहास में रचनाकार की पृष्ठभूमि का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ठीक है, अगला जो हमारा बिंदु है अंतर का वो है कि इससे साहित्यकार का नजरिया, व्यक्तित्व, जीवन दृष्टि, दर्शन, विचार का प्रभाव भी पड़ता है। साहित्य के इतिहास पे इन सब का प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन इतिहास पे इन सब का प्रभाव बहुत कम पड़ता है बहुत कम पड़ता है। ठीक है, ये क्यों आ गया बीच में, एक मिनट। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमने जो वाक्य लिखा था वो था साहित्य के इतिहास का लेखन। साहित्य के इतिहास का लेखन। अब इतिहास के लेखन से मतलब क्या है, मैंने ये बता दिया था कि साहित्य का इतिहास क्या है, बता दिया था परिवर्तन है। साहित्य के इतिहास में जो परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन की क्या परंपरा रही है, वो परिवर्तन साहित्य का इतिहास है। और उन परिवर्तनों को जब लिख दिया जाए तो वो लेखन हो गया। मतलब आदि से अंत तक साहित्य की परंपराओं, साहित्यकारों एवं उनकी रचनाओं का कालक्रमिक विवरण लिखना साहित्य इतिहास का लेखन हो गया। ठीक है, और अगला है लेखन की परंपरा। अगला क्या है, लेखन की परंपरा। लेखन की परंपरा से मतलब क्या है कि भाई लेखन, इस इतिहास को लिखा भी तो होगा किसी साहित्यकार ने, तो उन लिखने की परंपरा क्या रही है, कब क्या लिखा गया है, कैसे कैसे लिखा गया है, और उसके अंदर हमें क्या क्या प्रदान किया गया है, क्या क्या उपलब्ध करवाए गए हैं, तो वो एक परंपरा रही है। उस परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे मेन यही टॉपिक है हमारा, इसको बहुत डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, इसका मतलब देख लो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक सुदीर्घ परंपरा रही है, और इस लेखन परंपरा का आचार्य शुक्ल के समय टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अतः संपूर्ण रचना परंपरा को 3 कालखंडों में बांटा गया है, क्योंकि हमें भी इसको डिटेल से पढ़ना है। तो हमने इससे पूरी लेखन की परंपरा को 3 कालखंडों में बांट लिया। और किसके आधार पे, आचार्य शुक्ल ने भी साहित्य का लेखन किया था, साहित्य के इतिहास का लेखन किया था। और इस समय को टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस समय को क्या, टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसलिए इसी आचार्य शुक्ल के समय के आधार पर इसको 3 कालखंडों में बांटा। कौन कौन से, आचार्य शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर। शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन, शुक्लोत्तर। समझ में आ गया बात। ये तीनों कालखंड हमारे को बहुत गहरे गहरे तरीके से पढ़ने हैं। समझ में आया इतना। अब आगे हम करेंगे कल कंटिन्यू, इतना ही बहुत है। आगे आचार्य शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन, शुक्लोत्तर, ये तीनों को कंटिन्यू करेंगे आगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो बताना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा है, और इसमें आपके भी अगर कोई विचार हो तो आप रख सकते हैं, हम उनको बिल्कुल शामिल करेंगे। आपके विचारों को हम बिल्कुल इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर किसी विशेष टॉपिक के अंदर अगर कोई कन्फ्यूज़न भी है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे उसका सॉल्यूशन भी। वो टॉपिक चाहे तो पॉलिटी से हो सकता है, चाहे ज्योग्राफी से हो सकता है, चाहे इकोनॉमिक्स से, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। यूपीएससी के लिए जो भी सब्जेक्ट हैं, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको समस्या है तो आप हमें बता देना, कमेंट कर देना, बता देना, हम बिल्कुल उसको वीडियो बना के डाल देंगे। धन्यवाद।